हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSC वर्ल्ड और लर्निंग में। मैं हूं आपका दोस्त अमित पांडे और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं विद द न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर लैंग्वेज। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस 3 टाइप्स की होती है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड यूजर डिफाइंड लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ये वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसे 0 और 1 की फॉर्म में लिखते हैं, बाइनरी डिजिट या बाइनरी नंबर कह सकते हैं इसे। ये मशीन लैंग्वेज होती हैं। और जो दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज में हम अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देख लिया होगा आपने। ए हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गए, बी अल्फ़ाबेट हो गया, ए डबल डी एड जो लिखा है वो भी अल्फ़ाबेट हो गया, और जो इंटू माइनस प्लस और ब्रैकेट के साइन बने हैं वो सिंबल्स हो गए। तीसरा है यूजर डिफाइंड लैंग्वेज। यूजर डिफाइंड लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से काफ़ी हाई लेवल की लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर से समझ नहीं सकता है। और यूजर डिफाइंड लैंग्वेज इसलिए क्योंकि ये यूजर के द्वारा डिफाइन की गई लैंग्वेज है, जो यूजर डिफाइन करता है। यूजर कौन हो गया? जो कंप्यूटर सिस्टम को चला रहा है, ठीक है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली फॉलोड बाय द कंप्यूटर। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर इसे आसानी से डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता इस लैंग्वेज को। तो इस लैंग्वेज को समझाने के लिए कंप्यूटर को हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर उसे समझ सके। फिर कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर इन सॉफ्टवेयर की मदद से खुद ही चेंज करके उसे लो लेवल लैंग्वेज में अपने हिसाब से बना के उस पर काम करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हैं जैसे फॉर्ट्रन हो गया, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++ एटसेट्रा। अब ये जो होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, अब आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, 3 तरीके के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, ठीक है। और जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं उनके बारे में हम साथ में पढ़ते हैं, तो देखते हैं इन दोनों में कंपैरिजन के हिसाब से देख लेते हैं कि कंपैरिजन क्या क्या है। कंपाइलर का काम बता दूं पहले और इंटरप्रेटर का काम बता देता हूँ। कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, और इंटरप्रेटर का काम भी होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। लेकिन इसमें कुछ वो होते हैं, क्या कहेंगे उसे, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे इनपुट हो गया, इनपुट के हिसाब से अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे तो जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करता है, मतलब कहने का मतलब है पूरा प्रोग्राम का इनपुट एक साथ अपने पास लेता है। और इंटरप्रेटर जो है वो सिंगल लाइन करके सिंगल लाइन करके अपने पास इनपुट देता है। जैसे कोई प्रोग्राम बनाया है हमने बड़ा, उसमें 20 लाइन है, तो 20 लाइन कहने का मतलब यह है कि कंपाइलर जो है वो 20 की 20 लाइन एक साथ अपने उसमें इनपुट ले लेगा, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन करके इनपुट लेगा। अब आउटपुट के हिसाब से देखिए, इट जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। कहने का मतलब है कि कंपाइलर जो होता है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड का मतलब है असेंबली लैंग्वेज, समझ लीजिए एक तरीके से वही है। वैसे कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। कहने का मतलब है कि इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज नहीं करता, डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, ठीक है। अब स्पीड के हिसाब से कंपैरिजन में देखें तो कंपैरेटिवली फास्टर होता है कंपाइलर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ रन करेगा तो उसका आउटपुट एक साथ देगा, तो उस वजह से फास्ट हो गया। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक एक करके इनपुट लेगा और एक एक करके आउटपुट देगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मेमोरी के हिसाब से देखिए, कंपाइलर ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट किसकी ज़्यादा होगी? कंपाइलर की ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ मेमोरी में लेगा, फिर उसे रन करेगा, तो मेमोरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन करके उन प्रोग्राम की एक एक लाइन करके इनपुट लेगा, उसको रन करेगा, तो उसको मेमोरी की ज़रूरत कम पड़ेगी। और एरर्स के हिसाब से देख लीजिए, डिस्प्ले और एरर्स आफ्टर कंप्लीशन और एट द सेम टाइम। कहने का मतलब यह है कि जो एरर दिखाता है कंपाइलर वो पूरे प्रोग्राम की इकट्ठे दिखाता है, एक साथ एरर दिखाता है। और जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन करके दिखाता है। अब एक एक लाइन करके इसलिए दिखाता है क्योंकि एक एक लाइन करके ही इनपुट ले रहा है आपने, उसमें पहले एक लाइन का इनपुट लेगा तो उसकी एरर दिखाएगा, अगर एरर नहीं है उसमें तो डायरेक्ट आउटपुट दिखा देगा, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन एक वो बता देता हूँ मैं आपको एक और, वैसे इसमें लिखा नहीं है।
एरर डिटेक्शन में क्या होता है, एरर डिटेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपाइलर में थोड़ा टफ पड़ जाता है एरर को डिटेक्ट करना, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है उसमें इस सिंपल हो जाता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में एरर को डिटेक्ट करना और एक लाइन के एरर को डिटेक्ट करने में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझो तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। अब सी लैंग्वेज क्या होती है, देखो सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर्स, कर्नल्स एटसेट्रा। कहने का मतलब क्या है, सी लैंग्वेज क्यों डेवलप करी गई थी, सी लैंग्वेज डेवलप करी गई थी सिस्टम एप्लीकेशन को डायरेक्ट इंटरेक्ट कराने के लिए, किससे, हार्डवेयर से। जैसे कीबोर्ड को हमने इंटरेक्ट कराना है सिस्टम से, मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उससे कीबोर्ड को हमने कनेक्ट कराना है, तो उसके लिए ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। या प्रिंटर को कनेक्ट करवाना है अपने सिस्टम से, तो तब भी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो ड्राइवर्स होते हैं वो बनाने के लिए, उनको इंटरेक्ट कराने के लिए जो ड्राइवर्स बनते हैं वो समझ लीजिए आप, समझना क्या है, मतलब सी लैंग्वेज से ही बनते हैं। सी प्लस में जितनी भी लैंग्वेज होती है इससे ड्राइवर्स बनते हैं। ठीक है, तो दूसरा है सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है, जो सी प्रोग्रामिंग है वो सारी लैंग्वेजेस का बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेज उसके बाद बनी है वो उसमें फीचर एड ऑन होते हो गए, तो वो अलग अलग करके बनती गई। ठीक है, अब इसलिए इसे मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। अब जो सबसे पहली लैंग्वेज है उसे मदर लैंग्वेज कहेंगे ही कहेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल और फंक्शंस का जो प्रोटोटाइप होता है पहली यूज ऑन से पहले ही दे दिया जाता है। जैसे कि अब आप देखिए, आप कोई वीडियो डालें तो आप वीडियो के बारे में पहले ही बता देते हैं कि मैं आज ये वीडियो डालूंगा। उसी तरीके से एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे अगर हमने कहीं पे कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए उस स्टोरिंग जहाँ पे कोई स्टोर कराएंगे उसको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम की जरूरत पड़ेगी, तो उसे वेरिएबल कहेंगे। और फंक्शन का मतलब हो गया कि जैसे आप कोई ऐड का या डिवाइड का या माइनस का या इनटू का किसी का भी कोई फंक्शन बनाते हैं, कहने का मतलब यह है कि वो ऐड करेगा या डिवाइड करेगा या उसके लिए फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो फंक्शन के द्वारा, तो उसका जो प्रोटोटाइप होता है वो पहले ही दे दिया जाता है। मतलब कि ऊपर से फंक्शन का प्रोटोटाइप दे देंगे कि ये फंक्शन है, जैसे ऐड का फंक्शन है तो ऐड का प्रोटोटाइप दे दिया नीचे से वो, ताकि वो उसे आसानी हो किसे ढूंढने में कि वो फंक्शन है या नहीं है करके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। पार्ट्स मतलब कि फंक्शंस में, छोटे छोटे फंक्शंस में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, इट मेक्स द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। अब ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई क्यों है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम इसमें होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं फंक्शंस में। तो अगर फंक्शंस में ब्रेक होंगे तो डिवाइड का फंक्शन अलग, मल्टीप्लाई का फंक्शन अलग, इनटू का फंक्शन अलग और प्लस का फंक्शन अलग, सबके अलग अलग फंक्शन होंगे तो हम आसानी से इसे समझ सकते हैं कि इसमें इस फंक्शन से क्या होगा। लेकिन अगर इकट्ठे होते तो दिक्कत हो जाती। अगर फंक्शन होते ही नहीं, मान लीजिए सारा काम इकट्ठे होता तो ऐड प्लस माइनस सारे के सारे इधर उधर होते तो उन्हें समझना मुश्किल हो जाता। अब मॉडिफाई के लिए भी ईजियर है, क्योंकि अब अगर उसमें कोई गलती हुई हमें उसे मॉडिफाई करना है तो आसानी से मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन अगर वो एक साथ होंगे तो उसे मॉडिफाई करने में भी दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बाकी। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।